घराने के रामचंद्र मल्लिक इस परंपरा को उस वैश्विक लेवल पर ले गए और उन्हीं का गाया हुआ राग ध्रुपद और धमार जो है उसके वो एकमात्र हम इंग्लैंड की जो शैली है वो आज पॉप भी यहाँ से उठा हुआ है। आप यहाँ पर ढाकन सुनिए और इंग्लैंड के गायकों का पॉप सुनिए। आपका एक टोपी पहन के जो इंस्टीट्यूशनों में जब जो दीक्षांत समारोह आप देखते हैं वही चीज़ वही दीक्षांत समारोह का अंग पाग होता था। ऋषि उठ के राजमहल पहुंचने लगे और राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगे तो हर चीज़ यहाँ पर उल्टा हो गया। और निश्चित रूप से जब आप राजा के पास जाके गिड़गिड़ाएंगे तो पाग से ऊपर आ जाओगे। क्योंकि एक 20 साल के नौजवान को क्या पढ़ना है, क्या लिखना है और कैसे उसके जीवन की दिशा बनेगी उसको तय कौन करता है? तो एक 80 साल के राजनेता। जहाँ तक संगीत की बात है और संगीतज्ञ की बात है तो उसमें अभी मैथिली ठाकुर बहुत पीछे, क्या 1000 किलोमीटर पीछे है। अभी उसको मिथिलांचल की संगीत की समझ नहीं है। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ में निर्माता निर्देशक मनोज झा की गीत संगीत और जो सिनेमा इंडस्ट्री है उसमें कितनी रुचि है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 50 से अधिक फिल्मों में इन्होंने निर्देशन किया है। कला की संस्कृति में फिल्म की या फिर संगीत की या कला की कितनी महत्वता है जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल राजनीतिक विवाद में संगीतज्ञों की जो अहमियत है वो पाग से ऊपर दी जाने लगी है। तो क्या मिथिला की संस्कृति इतनी कमज़ोर है कि आज के जो नए नवयुवक संगीतज्ञ हैं वो मिथिला के पाग से ऊपर हैं? एक मिथिला की जो संगीत की जो शैली है वो कितनी पुरानी है, इसके कौन कौन से ऐसे गायक हुए जिनकी संगीत में पहचान हुई है? देखिए, मिथिला की संगीत यहाँ हम हज़ारों साल की बात नहीं करेंगे, हम लाखों साल की बात करेंगे। लाखों साल पुरानी है। खास करके यहाँ की जो अपनी मूल परंपरा, जो लोक संस्कृति, जो लोक संगीत की है, जहाँ से अगर हम कुछ यहाँ से रिकॉग्नाइज अगर हम करें तो सीता के विवाह के समय में जो गीत गाया गया है, क्या उसको आप आज का गीत बोलेंगे? वो उस समय से जो हमारी पारंपरिक संगीत जो चली आ रही है वो आज भी थोड़ा बहुत डाइल्यूट हुआ है। इस बात को मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत हर चीज़ में डाइल्यूशन हुआ है, बट आज भी जो हमारी परंपरा की जो संगीत है वो अनवरत चलती आ रही है और 90% प्लस वो आज भी अपने ओरिजिनलिटी को बरकरार रखा है और वो आज भी हमारी चीज़ें चल रही है। इसको हम लाखों नहीं करोड़ों वर्ष की बात कहेंगे। अच्छा, हम आज जैसे बहुत सारी चीज़ राजनीतिक विवाद ने तूल ले लिया, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। पहले तो हमें ये बता दीजिए कि जो यहाँ के ध्रुपद गायन के लिए रामचंद्र मल्लिक का नाम लिया जाता है, या फिर विद्यापति की रचना जो 1300 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है, तो 1400 के आसपास में उनका जो संगीत था बहुत फल फूल रहा था। तो क्या उनकी जो संगीत शैली है उसके इतर, यदि मिथिला आज के जो संगीत शैली है मिथिला में कमज़ोर हुए या उस समय की जो संगीत शैली थी वो मजबूत रहा? देखिए, उस समय की जो संगीत, जो हम पौरातन की बात करेंगे तो उस समय जो हमारी संगीत शैली थी और विभिन्न राग और रागनियों में जो गीत गाया जाता था वो निश्चित रूप से बहुत ही सुदृढ़ था। उसका आधार बहुत ही मजबूत था और उसी आधार और उसकी मजबूतता के कारण हम आज भी एज इट इज़ जो उस समय में जो उसका राग और मैथिली में बोलिए तो जो उसका भास था उस पर हम आज भी कायम है। हम इस बात से भी इनकार नहीं करेंगे डाइल्यूशन नहीं हुआ है, डाइल्यूट हुआ है, लेकिन वो डाइल्यूट मुश्किल से नाम मात्र के लिए हुआ है, 2-3-4% वो डाइल्यूट हुआ है। आज रामचंद्र मल्लिक, आमता घराने के रामचंद्र मल्लिक इस परंपरा को उस वैश्विक लेवल पर ले गए और उन्हीं का गाया हुआ राग ध्रुपद और धमार जो है उसके वो एकमात्र, हम इस बात को गर्व से कहेंगे कि ध्रुपद और धमार के एकमात्र गायक रामचंद्र मल्लिक ही हुए। वो एक ऐसे गायक हुए जो भूतो ना भविष्यति, वो जो ओरिजिनलिटी जो ध्रुपद और धमार का है उसके जन्मदाता भी रामचंद्र मल्लिक ही थे और कई जगह इंटरनेशनल प्रोग्राम में उस चीज़ को रिकॉग्निशन मिला। और यही नहीं, विश्व के संगीतज्ञ के द्वारा
उस ध्रुपद और धमार को रिकॉग्निशन मिला और उस चीज़ को कॉपी किया गया। आज के डेट में जो ध्रुपद धमार, हालांकि आमता घराना के बहुत सारे गायक उसको गाते हैं, लेकिन रामचंद्र मल्लिक के जो गायन की शैली थी उसके 10% के भी आसपास कोई नहीं कहीं पहुंच रहा है। मिथिला के संगीत की जब पौराणिकता की बात आएगी तो यहाँ आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ जब टाइप्स की बात करेंगे, मिथिला संगीत की सिर्फ टाइप्स की बात करेंगे तो यहाँ 96 प्रकार के गीतों का गायन होता है। कि इंग्लैंड की जो शैली है वो आज पॉप भी यहाँ से उठा हुआ है। आप यहाँ पर ढाकन सुनिए और इंग्लैंड के गायकों का पॉप सुनिए, आपका एक जैसे राग और राग नहीं लगेगा। अच्छा, हम चाहे मिथिलांचल के राजाओं की बात करें या फिर विद्यापति की जितनी भी हम कलाकृतियाँ देखते हैं, सब में उनके सर पे पाग रहता है। तो पाग की मिथिला में क्या महत्व है? पाग यहाँ प्रतिष्ठा का सबसे पहली बात प्रतिष्ठा की बात होती है। प्रतिष्ठा हम किसको कहते हैं, अब हम इस शब्द पर आते हैं। ऑनर्स आप जब पढ़ते हैं, जब क्लास मैट्रिक पास करते हैं, इंटर करते हैं, जब आप ग्रेजुएट होते हैं, अब ग्रेजुएट ऑनर्स मीन्स प्रतिष्ठा होता है। जो भी आदमी यहाँ पहले गुरुकुल से पढ़ के आते थे तो गुरुकुल में जो आज आप टोपी पहन के जो इंस्टीट्यूशनों में जब जो दीक्षांत समारोह आप देखते हैं, वही चीज़, वही दीक्षांत समारोह का अंग पाग होता था। और वो पाग यानी प्रतिष्ठा होता था। वो मैथिलों की मूल प्रतिष्ठा है कि जहाँ पर उसे प्रतिष्ठित करता है कि ये आदमी क्या है। हमारे समाज के गणमान्य लोगों को उस पाग से यानी प्रतिष्ठा से युक्त किया जाता था, इसलिए तब उसको पाग पहनाया जाता था। यानी ये इस समाज के गणमान्य और प्रतिष्ठित दोनों हैं। इसलिए यहाँ जब पाग, और दूसरी बात कि जब हमारे रिचुअल्स में, जो हमारे संस्कार में, उससे पहले जब हमारा उपनयन संस्कार शुरू होता था, जब हमारा मुंडन होता था, तब वो पाग से प्रतिष्ठित इसलिए किया जाता था कि ये संस्कार से प्रतिष्ठित किया जाता है, इसलिए उसमें पाग की प्रचलन थी। उसमें आज भी होता है। और जब हम विवाह करने जाते हैं, उपनयन में देखिए हर जगह पाग की जरूरत होती है, यानी प्रतिष्ठा। और वो हमारे समाज की सबसे सर्वोच्च प्रतिष्ठा पाग होता है। और इस समाज में पाग से बड़ा प्रतिष्ठा आज तक और कुछ नहीं दिया गया है। जिसको आप पाग से सम्मानित करते हैं, पाग पहना के सम्मानित करते हैं, यानी उसको आप गणमान्य की श्रेणी में ले जाकर प्रतिष्ठित करते हैं। कब से ये पाग का प्रयोग मिथिलांचल में पाग का प्रयोग आज से नहीं है। आप जब सीता, दो चीज़ें जो यहाँ पर हैं, सीता विवाह के समय में राम को भी पाग पहनाया गया था। अगर हम जब त्रेता की गणना, हालांकि जो लोग कहते हैं कि त्रेता से हम मिथिला की गणना होती है, राम से ही हम गणना करते हैं, लेकिन जब निमि के समय की जब हम बात करेंगे, और निमि जब गौतम के आश्रम में पहुंचे थे और निमि जब अपना परिचय गौतम को दिए थे, तो गौतम ने सबसे पहले उनको मिथिला में यहाँ के राजा के रूप में पाग पहना कर ही प्रतिष्ठित किया था, और तब जाके गौतम का यज्ञ करवाए थे। हमारी चीज़ें की अलाइनिंग वहाँ से होती है जिसमें हमें गौतम और निमि की जब हम बात करेंगे तो उसके बाद वो निरंतर सनातन में प्रवाहित, मैथिलों के रक्त में प्रवाहित वो पाग की परंपरा वहाँ से कंटिन्यूस चली आ रही थी। बाद में जाकर इसको इतना हाईलाइट कहाँ पर हुआ, जब श्री राम का, प्रभु का जब यहाँ पर माता जानकी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया हुआ, उस समय में फिर पाग और ज़्यादा लाइट में आया, क्योंकि वो एक खास वर्ग में था। खास वर्ग से फिर उस सामान्य में चीज़ें आई और सामान्य में, और जो हमारे यहाँ जो कोहबर की परंपरा है, वो परंपरा की शुरुआत भी वहीं से है। अच्छा, एक चीज़ और, अभी बिहार की राजनीति है जो है पाग पे बड़ा पारा गर्म हो गया है। तो एक और जहाँ फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं कि प्रकाश झा हैं या फिर वाजपेयी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो भी इसी मिथिला की धरती से हैं। यदि मनोज झा का नाम लें, इसी मिथिला की धरती से हैं, मैथिली के क्षेत्र में बढ़िया काम करते हैं। कई सारे कलाकार हैं, नाम उदित नारायण झा का नाम लेंगे। तो ऐसे में यदि कोई नेता आके कहता है कि अमुक कलाकार जो है पाग से बड़ा है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं एक कलाकार के दृष्टिकोण से? हम देखिए, सबसे बड़ी बात क्या हो गई है, सबसे पहली बात हम यहाँ पर आते हैं, सनातन संस्कृति हमेशा ऋषि परंपरा रही है। ऋषि के अपने आश्रम होते थे और राजा यानी शासन को चलकर
ऋषि के चरणों में आना होता था, चाहे उसको ज्ञान की जरूरत हो, अर्थव्यवस्था की जरूरत हो, क्योंकि ऋषि पॉलिसी डिसाइड करते थे और राजा उसको एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन जब से परंपरा ये हो गई है सनातन में कि ऋषि उठ के राजमहल पहुंचने लगे और राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगे, तो हर चीज़ यहाँ पर उल्टा हो गया। और निश्चित रूप से जब आप राजा के पास जाके गिड़गिड़ाएंगे तो पाग से ऊपर राजा हो गया। मतलब इसे कहें कि एक चाटुकारिता की पराकाष्ठा का सर। ये अब आज के डेट में वो राजा नेता हो गए और वो नेता हमारी पॉलिसी, हमारी लाइफ ही नहीं कि हमारी एवरीथिंग जो भी चीज़ है उसकी पॉलिसी डिसाइडर कौन हो गए? तो नेता हो गए। अब इस पॉलिसी डिसाइडर में देखिए कि एक 20 साल के नौजवान को क्या पढ़ना है, क्या लिखना है और कैसे उसके जीवन की दिशा बनेगी, उसको तय कौन करता है? तो एक 80 साल के राजनेता। जन सामान्य में हम कहते हैं कि 56 साल जब आदमी का उम्र हो जाता था पहले, अब तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से चीज़ें को बढ़ाने लगे हैं, लेकिन 56 साल में पहुंचते ही आदमी को रिटायर कर दिया जाता था, क्योंकि अब ये उस लायक कोई भी डिसीजन मेकर के लायक नहीं रहे, इसलिए उनको रिटायरमेंट मिल जाता था। लेकिन जो 80 साल के नेता है वो हमारा शिक्षा मंत्री बनकर और हमारे 20 साल के नौजवान का भाग्य निर्धारित करता है, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो वही है। आज जब इस संदर्भ में जब हम पाग की बात करेंगे तो एक जिसने जीवन में कभी न तो पाग को जानी और न उस पाग परंपरा को कभी समझ पाएगी, मैं पाएगी की बात कर रहा हूँ। मिथिला की परंपरा को समझना इतना सस्ता नहीं है। कोई भी मिथिला के ऋषियों को चैलेंज दे दे और शास्त्रार्थ की बात करे, वो इतना सस्ता नहीं है। इसके लिए बहुत गूढ़ में जाना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ की जिस वेद की बात आप करते हैं उस वेद के लिखने वाले मिथिला के ऋषि हैं। जो चीज़ें हमारे कलम से निकलती है वो आप हमको समझा रहे हैं। जिस पाग की परंपरा को हम इतने करोड़ों वर्षों से निभाते आए हैं, जिस पाग के प्रतिष्ठा के साथ हमने बांधे हैं, वो पाग क्या है वो आप हमको समझाएंगे। एक यूपी से एक नेता या नेताएं जो भी चल के आती है और वो यहाँ पर पाग फेंक कर ये बताती है इससे बड़े ये है कौन, जो दिल्ली या हरियाणा से जो आया था, वो हमें हमारी संस्कृति समझाएगी। ये मिथिलांचल का ये दुर्भाग्य है जो कोई हमें यूपी और दिल्ली या हरियाणा से आके हमको समझाता है जो ये पाग से बड़ा ये चीज़ है। ये उसी दिन मिथिला का ये दुर्दिन है और मैथिलों का उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है जो वहाँ पर बैठ के ताली बजा रहे थे और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। किसी समय में BHU के प्रोफेसर सलमान आसिफ, बहुत बड़े प्रोफेसर, कभी उन्होंने ऐसे ही मुझे बोले थे कि मिथिला का दुर्दिन है और जहाँ की मानसिकता गुलाम होती है वहाँ के लोग हमेशा गुलाम रहते हैं। नहीं तो यहाँ शंकराचार्य नहीं, मंडन मिश्र और कुमारिल भट्ट सबसे बड़ा देवता होना चाहिए था। देखिए, मैथिली ठाकुर एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी चीज़ें अचीव की है। मैं इसके लिए उसको बधाई देता हूँ और हर मैथिलों को इस पर गौरवान्वित होनी चाहिए कि उसने मैथिली के गीतों को, पारंपरिक गीतों को, मैथिली के और पारंपरिक गीतों को उन्होंने वैश्विक लेवल पर पहुंचाई है। इसके लिए वो निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। जहाँ तक संगीत की बात है और संगीतज्ञ की बात है तो उसमें अभी मैथिली ठाकुर बहुत पीछे, क्या 1000 किलोमीटर पीछे है। अभी उसको मिथिलांचल की संगीत की समझ नहीं है। एक लोक परंपरा के गीत सुनियाते हुए हमारे गांव की, हमारे घर की, हमारी माताओं बहनें अपनी परंपरा से सुनते हुए उस गीत को एज इट इज ले आते हैं। इसके लिए यहाँ किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे यहाँ जो अभी आप कला की बात किए, हमारे यहाँ जितनी सारी कलाएं हैं जिसको आज आप वैश्विक लेवल पर मिथिला चित्रकला के नाम से जाने,
या हमारे यहाँ मूर्ति कला की जो घर घर परंपरा है, जिसको आप सामा के नाम से भी जानते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो हमारी परंपरा में इस तरह रच बस गई है कि हर पीढ़ी अपने से अगले पीढ़ी को सामा बनाना भी सिखाती है, गीत गाना भी सिखाती है, उस भाष, उस राग, उस रागनी पर कैसे गाया जाता है उसको भी अपनी एक पीढ़ी अपने से नीचे की पीढ़ी को ट्रेनिंग घर घर में दिया जाता है। यही कारण है कि आज भी हमारी लोक संगीत की ओरिजिनलिटी, मूल उसका आज भी हमारे मिथिला के ललनाओं के कंठ में विद्यमान है। और इसलिए ऑलरेडी ये विदुषी और संगीतज्ञ दोनों है, इसके लिए कोई अलग से संगीत की शिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम उसमें मैथिली ठाकुर को भी रखेंगे। जो लोक परंपरा की जो गीतें हैं, जो उन्होंने अपने घर में माँ, दादी, नानी, मौसी से जो उन्होंने सुनी है, उसको वो वैश्विक लेवल पर ले गई। इसके लिए वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। लेकिन मैथिली ठाकुर कहीं से संगीतज्ञ नहीं है, उसको संगीतज्ञ की बात पर तो कुछ हम कह ही नहीं सकते हैं उसके लिए। इसलिए कि उस मामले में भी वो 1000 किलोमीटर पीछे है। और उसको अभी संगीत की जो नए सुरों की रचना की जहाँ तक बात है, उसकी तो खैर उसको समझ ही नहीं है। कॉपी एंड पेस्ट की बात करते हैं कि कॉपी और पेस्ट करना जानती है मैथिली ठाकुर, संगीत का इल्म नहीं है और मिथिला की जो संगीत है उसकी शैली में बहुत पीछे हैं। मिलेंगे फिर कभी, किसी और सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस सब्जेक्ट पर इतना ही।